हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सेक्शन सी पार्ट। और हम लोगों ने सेक्शन ए और बी फिनिश कर लिया है। चलिए सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको एक पैसेज मिल रहा है और आपको पैसेज के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक पैसेज है, दे आर देयर न्यूक्लियर रिएक्शन गोइंग इन आवर बॉडीज। क्या हमारी बॉडीज में भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है? देयर आर न्यूक्लियर रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन बॉडीज। हमारी बॉडी में लगातार न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, बट देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन के कंपेयर में इनकी गिनती बहुत कम है। एंड दे डू नॉट अफेक्ट अवर बॉडीज मच, और ये हमारी बॉडीज को ज्यादा असर भी नहीं करती। All of the physical processes that take place to keep a human body running are chemical processes। जितनी भी physical processes हैं जिससे एक human body चलती रहती है, वो सारी की सारी chemical processes की वजह से है। न्यूक्लियर रिएक्शन कैन लीड टू केमिकल चेंज। न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से केमिकल डैमेज हो सकता है, विच द बॉडी में नोटिस, जिसे बॉडी नोटिस करती है, एंड ट्राई टू फिक्स, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। द न्यूक्लियर रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज रेडियो एक्टिव डिके। जो न्यूक्लियर रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है वो रेडियो एक्टिव डिके है। दिस इज द चेंज ऑफ लेस स्टेबल न्यूक्लियस टू अ मोर स्टेबल न्यूक्लियस। इसमें एक कम स्टेबल न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होता है। एवरी एटम हैज आइदर स्टेबल न्यूक्लियस और एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। हर एटम के पास एक न्यूक्लियस है, चाहे वो स्टेबल है चाहे वो अनस्टेबल है। डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग इट इज, डिपेंड करता है कितना बड़ा है, एंड ऑन द रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन कर लें। द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इन अ स्टेबल न्यूक्लियस इज अराउंड 1:1। अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें, कोई न्यूक्लियस स्टेबल है, अगर उसमें न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स का रेशियो 1:1 अराउंड होता है, मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। फॉर स्मॉल न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस छोटे हैं जिनमें एटॉमिक नंबर 20 से कम होता है। न्यूक्लियाई विद टू मैनी न्यूट्रॉन्स, टू फ्यू न्यूट्रॉन्स, और दैट आर सिंपली टू बिग और अनस्टेबल। जिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, या न्यूक्लियस कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। दे आर इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म टू स्टेबल फॉर्म थ्रू रेडियो एक्टिव डिके। वो अपने आप को एक स्टेबल न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर लेते हैं रेडियो एक्टिव डिके के थ्रू। Wherever there are atoms with unstable nuclei, there are nuclear reaction occurring naturally। जहां पर भी ऐसी एटम्स होंगे जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल होंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप ही होती रहती है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट देयर आर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एवरीवेयर। ये चीज दिलचस्प है कि हर चीज में रेडियो एक्टिव एटम है, चाहे थोड़ा अमाउंट ही है। चेयर हो गई, ग्राउंड हो गया, फूड हो गया, और हमारी बॉडी में भी। तो पहले पैराग्राफ से तो हमें रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है, और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए कंडीशन बताई जा रही है। आगे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इन ह्यूमन आर कार्बन 14 एंड पोटाशियम 14। ये वो आइसोटॉप्स हैं रेडियो एक्टिव जो ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं, कार्बन 14 एंड पोटाशियम 14। केमिकली दीज आइसोटॉप्स बिहेव एग्जैक्टली लाइक स्टेबल कार्बन एंड पोटाशियम। केमिकली ये आइसोटॉप्स स्टेबल कार्बन और पोटाशियम की तरह बिहेव करते हैं। फॉर दिस रीजन द बॉडी यूजेस कार्बन 14 एंड पोटाशियम 14 जस्ट लाइक इट डज नॉर्मल कार्बन एंड पोटाशियम। इसी वजह से बॉडी कार्बन 14 और पोटाशियम 14 को नॉर्मल कार्बन और पोटाशियम की तरह यूज करती है। बिल्डिंग दैम इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के अलग अलग पार्ट्स में उनको बनाती है, विदाउट नोइंग दैट दे आर रेडियो एक्टिव, और ये जाने बिना कि ये रेडियो एक्टिव है। कार्बन 14 पोटाशियम 14। In time, carbon 14 atoms decay to stable nitrogen atoms। कार्बन 14 एटम्स अपने आप को स्टेबल नाइट्रोजन एटम में, एंड पोटाशियम 40 एटम्स डिके टू स्टेबल कैल्शियम एटम, और पोटाशियम 40 एटम स्टेबल कैल्शियम में अपने आप को डिके कर लेता है। यानी कि कार्बन नाइट्रोजन में, पोटाशियम कैल्शियम में अपने आप को कन्वर्ट ट्रांसफर कर लेता है। Chemicals in the body that relied on having a carbon 40 atom or potassium 40 atom in a certain spot will suddenly have a nitrogen और calcium atom। बॉडीज के अंदर जो केमिकल्स हैं वो मतलब देखेंगे कि जहां पे एक कार्बन 14 का एटम था या फिर पोटाशियम 40 का एटम था,
वहां पे अब नाइट्रोजन या कैल्शियम का एटम आ गया है। सच चेंज डैमेज द केमिकल, इससे जो ये बदलाव आया है वो केमिकल को डैमेज कर देता है। नॉर्मली सच चेंजेस आर सो रेयर दैट बॉडी कैन रिपेयर द डैमेज और फिल्टर अवे द डैमेज केमिकल। ये चेंजेस इतने ज्यादा मुश्किल से होते हैं कि बॉडी उनको खुद ही रिपेयर कर लेती है, और जो केमिकल डैमेज हो चुका होता है, खराब हो चुका होता है, उसको खुद ही फिल्टर कर देती है, इनकी बॉडी से बाहर कर देती है। The natural occurrence of carbon-14 decay in the body is the core principle behind carbon dating. अब कार्बन 14 का जो नेचुरल अकरेंस है, जो डिके हो रहा है बॉडी में, वो प्रिंसिपल है कि कार्बन डेटिंग किस तरीके से की जाती है। As long as person is alive and still eating, every carbon 14 that decays into nitrogen is replaced on average with a new carbon 14 atom. जब तक एक पर्सन जिंदा है और वो खा रहा है, हर कार्बन 14 एटम जो नाइट्रोजन में डिके हो जाती है, वो रिप्लेस कर दी जाती है एक नए कार्बन 14 एटम के साथ। बट वंस द पर्सन डाइज, लेकिन अगर एक बंदा मर जाए, ही स्टॉप्स रिप्लेसिंग द डिकेइंग कार्बन 14 एटम्स। फिर जो कार्बन 14 एटम डिके होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। स्लोली कार्बन 14 एटम्स डिकेज टू नाइट्रोजन विदाउट बीइंग रिप्लेस। तो उसका मतलब क्या है, जो कार्बन 14 की एटम्स है बॉडी के अंदर, वो नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होती जाएंगी और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा। सो दैट देयर इज लेस एंड लेस कार्बन 14 इन अ डेड बॉडी। तो डेड बॉडी में कार्बन 14 का अमाउंट कम होता जाएगा टाइम के साथ। द रेट एट विच कार्बन 14 डिकेज कांस्टेंट एंड फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। जिस स्पीड से कार्बन 14 डिके होता है वो स्पीड कांस्टेंट है, और वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ नियरली 6000 ईयर्स। इसका हाफ लाइफ 6000 ईयर्स है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली ये डाटा हमें यूज होगा। सो बाय मेजरिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन अ बोन, तो हम लोग कार्बन 14 का अमाउंट मेजर कर लेंगे किसी बोन में। आर्कियोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट व्हेन द पर्सन डाइड। तो वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो ये देख लेते हैं कि बंदा की डेथ कब हुई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कार्बन, सभी जिंदा चीजें और कार्बन कंज्यूम करते हैं। सो कार्बन डेटिंग कैन बी यूज टू डेट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कार्बन डेटिंग से किसी भी जिंदा चीज की डेटिंग की जा सकती है। और एंड एनी ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कोई भी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है। बोन्स, हड्डी हो गई, लकड़ी हो गई, चमड़ी हो गई, और पेपर भी हम लोग एक्यूरेटली डेटेड कर सकते हैं अगर वो पिछले 60,000 सालों के दौरान एग्जिस्ट किए हैं। ये इसलिए है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर रिएक्शन नेचुरली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरली रिएक्शन होती रहती है। तो हमें इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा और आप देखिए कि एवरेज हमें 7 to 8 मिनट्स लगे हैं। तो इसलिए हर लाइन पढ़ना जरूरी है कि आप कल तक इस लाइन में कोई क्वेश्चन की आपसे पूछा हो। हम लोग क्या करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि टाइम सेव हो रहा है। गलत है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। अगर बाय द वे कई बार होता भी है कि आपको झट से आंसर मिल जाते हैं, लेकिन होता क्या है कई बार कि आप लोगों को दोबारा सारे पढ़ना पड़ता है, तो वो ज्यादा टाइम ज्यादा कंज्यूम है। एक बार अच्छे से पढ़ लो, मन टिका के, आपको सारे आंसर आसानी से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई इज कार्बन 14 रेडियो एक्टिव वाइल कार्बन 12 नॉट। देखिए ये बिल्कुल आसान आ गया। उन्होंने हमें पहले बोल दिया कि Z20 से कम के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो चेक करनी होती है। अगर वो नियरली 1:1 है तो वो स्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। अब कार्बन 14 का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन्स की जो काउंटिंग है वो तो 12 ही है, सॉरी 6। प्रोटॉन तो 6 है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने आएंगे, मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दोगे, 14 में से 6 गया, 8 आ गया। तो न्यूट्रॉन्स को ऊपर रखना है और प्रोटॉन्स को नीचे। तो ये आपका आ जाएगा 1.33। तो 1.33:1 आ रहा है हमारा, लेकिन हम लोगों को 1:1 चाहिए, तो ये काफी डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए ये रेडियो एक्टिव है, ये स्टेबल न्यूक्लियस रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग कार्बन 12 की बात करें, प्रोटॉन भी 6 है P, और न्यूट्रॉन 12 में से 6 गए 6, तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन 6/6 कितना हो गया, 1 हो गया। देखो ये 1:1 आ गया। तो कार्बन 12 एक स्टेबल न्यूक्लियस है, कार्बन 14 स्टेबल न्यूक्लियस नहीं है, तो इसीलिए ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गया। क्लियर,
आंसर मिला लेते हैं हम लोग, कुछ और होगा तो देख लेंगे। ये आंसर शीट है अपने पास, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं बाकी सारा कुछ। रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज 2.3 रेशियो, नहीं 2.3 न्यूट्रॉन, नहीं यहाँ पे गलत है, 1.3 आएगा, 2.3 तो हुआ ही नहीं, डबल तो है ही नहीं है, वो तो मास नंबर है, न्यूट्रॉन तो डबल नहीं है ना। इन्होंने मास नंबर के साथ कंपेयर कर दिया, इसलिए इनका आंसर ये आ रहा है, 1.3 आएगा, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया। सेकंड है, रिसर्चर्स हैव डिस्कवर अनकवर्ड द यंगेस्ट नोन डायनासोर बोन dating around 65 million years ago। रिसर्चर्स को अनकवर हुआ है एक डायनासोर का बोन, और उसकी डेटिंग है 65 मिलियन साल पहले की। तो ये कैसे एस्टिमेट किया गया, कैसे एस्टिमेट किया गया है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14, कार्बन 14 की, उससे अमाउंट कितना बच गया, उससे हम लोग एस्टिमेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 आ जाएगा, जो पैराग्राफ में इन्होंने क्लियर कट आंसर दिया हुआ है। चलिए आंसर मिला लेते हैं एक बार। C14 decay all living organism has this without being replaced by, बिल्कुल ये इन्होंने ऐड कर दिया है कि जब तक ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है तब तक जो कार्बन 14 कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में, उसको रिप्लेस होता रहता है, लेकिन जब एक बार ऑर्गेनिज्म डेड हो जाए तो फिर वो नाइट्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, और कार्बन 14 का अमाउंट डिक्रीज होता रहता है, और इस तरीके से डेटिंग कर ली जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये भी थोड़ी चीज ऐड कर दो। नेक्स्ट सी पार्ट, which are the two most common radio decay happening in human body। बहुत आसान है, कौन कौन से हैं, C14 है और एक पोटाशियम 40 है। देखो पैसेज पढ़ा था तो इसलिए पैसेज को दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कार्बन 14 एंड पोटाशियम 40, कार्बन 40 डीके हो रहा है स्टेबल नाइट्रोजन के एटम में, पोटाशियम 40 डीके हो रहा है स्टेबल कैल्शियम में, ये ऐड कर दो बस। ठीक है जी, चलिए डी पार्ट है, डी में आपको चॉइस मिली हुई है या तो ये या ये। चलिए पहले ये वाला करते हैं। सपोज एन ऑर्गेनिज्म हैज 20 ग्राम ऑफ कार्बन 14 एट इट्स टाइम ऑफ डेथ। टाइम ऑफ डेथ पे मान लो जो कंसेंट्रेशन है कार्बन की वो 20 ग्राम है, जिसको अपने आर नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच कार्बन 14 रिमेन, यानी कि कितना बैलेंस है आर, हमें पता करना है। आफ्टर 10,320 ईयर्स, कितने टाइम के बाद, 10,320 ईयर्स के बाद पता करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, आपको पैसेज में दिया हुआ है, वैसे भी हमें पता होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन रेट कांस्टेंट लॉग इनिशियल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी बैलेंस, कितना बच गया है। के नहीं पता हमें, क्या रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट के निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 अपॉन टी हाफ। क्या मुझे टी हाफ पता है, अगर आप लोग को याद हो तो हमें टी हाफ की वैल्यू पैसेज में दी हुई है। टी हाफ की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, इधर ही दी हुई थी, यस ये रही। इट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ नियरली 6,000, ये कार्बन 14 की बात हो रही थी, तो 6,000 ईयर्स हमें दिया हुआ है, यानी कि टी हाफ विल बी 6,000। चलिए तो टी हाफ इज 6,000, के की वैल्यू आ गई है रेट कांस्टेंट की, ये वैल्यू अब ईयर इनवर्स कर दो, इसमें पुट कर दो, 0.693 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 6,000 नोमिनेटर में चला जाएगा। आर नोट की वैल्यू 20 ग्राम है,
आर हमें पता ही करना है, और टी जो है वो 10,320 दिया हुआ है। सारी चीज अब इधर उधर ले जाते हैं। 10,320 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 से, और डिवाइड करेंगे 2.303 से, और डिवाइड करेंगे 6,000 से। तो आई एम गेटिंग 0.517 इज इक्वल टू log 20 अपॉन आर नोट। आर नोट नहीं, सॉरी, ओनली आर, क्योंकि आर नोट तो 20 है इनिशियल। अभी log हटाना है तो एंटी log लेना पड़ेगा। एंटी log ऑफ 0.517 20 अपॉन आर। एंटी लॉग की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 3.289 20 बाई आर। अब अगर आपको आर कैलकुलेट करना है तो 3.289 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइड बाई 3.289, तो दैट इज 6.081 अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास ग्राम्स आंसर आ गया। इतने सालों के बाद 20 ग्राम से अमाउंट नियरली 6 ग्राम्स रह जाएगा कार्बन 14 का। तो आप देख सकते हो डिके होने का प्रोसेस कितना स्लो हो रहा है। चलिए एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। 6.17 आ रहा है, वैल्यूज तो सारी सही है, एंड में ही कुछ 6.0। ओके, ठीक है जी। तो हमारे पास जो आंसर है वो 6 पॉइंट, ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, कोई प्रॉब्लम आ गई है, अभी फिक्स करता हूँ मैं। ठीक है जी, तो 6.08 आया हमारा, उनका 6.17 आया है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई वहाँ पे ट्रबलिंग नहीं है। आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ, मैंने यहाँ पे वैल्यूज लेते हुए ना कुछ गड़बड़ कर ली। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 20 डिवाइड बाई 3.289, 6.080 आ रहा है अभी भी। एक बार और चेक करके देखता हूँ मैं। इनका कैलकुलेशन गलत है, 6.080 आएगा। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं इसका ऑप्शनल पार्ट। डी में जो दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज द फॉसिल विद 12 ग्राम ऑफ कार्बन 14। अब हाउ ओल्ड मतलब टी पता करना है, टाइम। अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है रह गया है, अगर इनिशियली पोजेस 32 ग्राम, यानी कि आर नोट जो था वो था 32 ग्राम, और जो अब अमाउंट रह गया है वो 12 ग्राम है। और के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि सेम अपने पास है, C14 डिवाइड बाय 6,000 ईयर इनवर्स, तो दिस इज के की वैल्यू। और हमें टी निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस फर्क ये है कि अब हमें टी निकालना है और आर दिया हुआ है हमें। लॉग आर नोड डिवाइडेड बाय आर। तो के की वैल्यू पुट कर दें 0.693, 6,000 ऊपर चला जाएगा, लॉग आर नोड है 32, आर है 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.303 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 0.693, तो आई एम गेटिंग 19,939.4
39। तो ये आ गया है log 32 डिवाइडेड बाय 12। तो 32 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.667 आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी वैल्यू दी हुई है। वो ऑब्वियसली है कि ये आना ही चाहिए, तभी आपका वैल्यू पुट हो पाएगा। तो लॉग की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज 0.4260, वो पुट कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 19939.39 इंटू 0.4260। तो आई एम गेटिंग 8494.18 ईयर्स। तो इतने सालों में जो अमाउंट है वो 32 से 12 रह जाएगी 8494 साल के बाद। चलिए आंसर मिला लेते हैं एक बार। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है फोर्थ चैप्टर केमिस्ट्री में, तो बहुत ही आसान है, 8494। आई थिंक अपना भी यही आया है, हाँ जी 8494 यार, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को सारा तो नहीं मैं कहूँगा कि मैं समझा पाया प्रॉपरली, लेकिन आई होप कि फिर भी कुछ डाउट्स तो आपके क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।